नमस्ते। इनसाइड भारत में आपका स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरने वाली हमारी श्रृंखला। आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर पर। बिल्कुल। मणिपुर, जिसे अक्सर जूवल लैंड यानी रत्नों की भूमि भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां प्राकृतिक सुंदरता तो है ही, साथ में समृद्ध संस्कृति और एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल सामाजिक ताना बाना एक साथ मिलता है। हाँ, और हाल के समय में ये खबरों में लगातार बना रहा है, अक्सर चुनौतियों की वजह से। तो आज हम इसी की परतों को खोलने का प्रयास करेंगे, मणिपुर की पहचान, इसकी विविधता और मौजूदा हालात को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की भौगोलिक स्थिति की। भारत के नक्शे पर ये कहाँ स्थित है और इसकी जमीनी बनावट कैसी है? देखिए, मणिपुर भारत के बिल्कुल उत्तर पूर्वी कोने में बसा है। इसके बॉर्डर लगते हैं नागालैंड से उत्तर में, मिजोरम से दक्षिण में, पश्चिम में असम है। और पूर्व में? और पूर्व और दक्षिण में इसकी एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से मिलती है, जिसे पहले बर्मा कहते थे। तो देखा जाए तो ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक गेटवे जैसा है। अच्छा, और जमीन की बनावट मैंने सुना है काफी अलग है बाकी जगहों से। हाँ, इसकी बनावट बहुत यूनिक है, बहुत खास है। राज्य के ठीक बीच में एक अंडाकार ओवल शेप्ड घाटी है, इम्फाल वैली। इम्फाल वैली? हाँ, ये पूरे राज्य के एरिया का महज 10% हिस्सा है, लेकिन ये फ्लैट है, उपजाऊ है, समुद्र तल से करीब 790 मीटर ऊंचा है। और यहीं ज्यादातर लोग रहते हैं? बिल्कुल। राज्य की ज्यादातर आबादी, खासकर जो मैती समुदाय है, वो इसी घाटी में रहती है। और बाकी के 90% इलाका, वो कैसा फिर? बाकी जो 90% इलाका है वो पहाड़ी है। ये पहाड़ घाटी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इनकी ऊंचाई 900 मीटर से लेकर कहीं-कहीं करीब 3000 मीटर तक भी जाती है। बाप रे। हाँ, और इन्हीं पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी जैसे अलग-अलग जनजातीय समुदाय बसते हैं। राज्य की सबसे ऊंची चोटी माउंट तिम्पाक, जिसे माउंट एसो भी कहते हैं, वो करीब 2994 मीटर्स ऊंची है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमीन का बंटवारा बहुत असमान सा है। घाटी में कम जमीन पर ज्यादा लोग और पहाड़ों में ज्यादा जमीन पर कम लोग। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये समीकरण तो अपने आप में कई सोशल पॉलिटिकल पहलुओं को जन्म देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भौगोलिक बंटवारा है ना, ये मणिपुर की सामाजिक संरचना और कई मौजूदा इश्यूज के जड़ में है। और इसी ज्योग्राफी का एक और नायाब पहलू है यहाँ की लोकटक झील। हाँ, लोकटक झील के बारे में सुना है। ये तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना? जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इस पर तैरते हुए विशाल द्वीप। उन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। फुमदी, ये क्या होता है? ये फुमदी असल में मिट्टी, पेड़ पौधों और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर के घने जमाव है, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, बड़े बड़े आइलैंड्स जैसे। अच्छा, तैरते हुए द्वीप, कमाल है। और क्या इसी झील पे वो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है? एकदम ठीक पकड़ा आपने। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये इन्हीं फुमदियों पर बना दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इनक्रेडिबल। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक घर है। संगाई हिरण जो एक एंडेंजर्ड प्रजाति है। अच्छा, संगाई हिरण? हाँ, यहाँ इम्फाल, इरिल, नंबुल जैसी कई नदियां भी बहती हैं, जो आगे चलकर बराक नदी सिस्टम का हिस्सा बनती हैं। वाकई अद्भुत भूगोल है मणिपुर का। अब जरा यहाँ के लोगों यानी डेमोग्राफिक्स पर बात करें। कौन कौन से प्रमुख समुदाय यहाँ रहते हैं? देखिए, मुख्य रूप से 3 बड़े समूह हैं। सबसे बड़ा समुदाय है मैतेई, जिन्हें मीतेई भी कहते हैं। ये ज्यादातर इम्फाल घाटी में बसे हैं। हाँ। अगर 2011 सेंसस की बात करें तो ये राज्य की कुल आबादी का लगभग 53% से 64% के बीच माने जाते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी है। ओके। और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले समूह? पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से 2 बड़े जनजातीय समूह हैं, नागा और कुकी। नागा और कुकी? हाँ, नागा जनजातियां जैसे तांगखुल, माओ, मरम, पोमई वगैरह ये ज्यादातर उत्तरी पहाड़ी जिलों में रहते हैं। और जो कुकी समूह की अलग अलग जनजातियां हैं जैसे थाडो, पाइते, हमार वगैरह, वो मुख्य रूप से दक्षिणी और कुछ उत्तरी पहाड़ी जिलों में रहते हैं। और ये दोनों मिलके कितनी आबादी बनाते हैं लगभग? ये दोनों बड़े समूह नागा और कुकी मिलकर राज्य की आबादी का करीब 40% हिस्सा बनाते हैं।
तो मैतेई 53 to 64% और नागा कुकी मिलाकर 40%। क्या इनके अलावा भी और समुदाय हैं? हाँ, है ना। इनके अलावा पंगल समुदाय है, यानी मणिपुरी मुसलमान। उनकी आबादी करीब 8% है और साथ ही बंगाली, नेपाली और अन्य छोटे समुदाय भी यहाँ रहते हैं। तो कुल मिलाकर एक मल्टी एथनिक और मल्टी कल्चरल समाज है। बिल्कुल। और भाषाएं और धर्म, जाहिर है यहाँ भी बहुत डाइवर्सिटी होगी। निश्चित रूप से। मैथिलॉन, जिसे मणिपुरी भाषा भी कहते हैं, वो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल है। अच्छा। लेकिन इसके अलावा यहाँ 30 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 30 से ज्यादा? जी हाँ। जैसे नागा समूहों की अपनी भाषाएं हैं, तांगखुल, माओ, मरम, और कुकीचन समूहों की थाडो, पाइते, हमार वगैरह। मतलब भाषाई विविधता बहुत ज्यादा है। और धार्मिक संरचना कैसी है? धर्म के हिसाब से कैसा है मणिपुर? धर्म के लिहाज से देखें तो 2011 की जनगणना ये बताती है कि हिंदू और ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या लगभग बराबर है। दोनों करीब 41-41%। अच्छा, लगभग बराबर। हाँ। मैतेई समुदाय में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, हालांकि उनके जो पारंपरिक सनामाही धर्म की मान्यताएं और पूजा पद्धति हैं वो भी साथ साथ चलती हैं। एक तरह का सिंक्रेटिज्म दिखने को मिलता है। दिलचस्प है। और पहाड़ी समुदाय? वहीं नागा और कुकी समुदायों में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लगभग 8% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है, यानी पांगल समुदाय, और बाकी करीब 10% लोग अन्य धर्मों या अपनी पारंपरिक आस्थाओं को मानते हैं। और मैंने सुना है कि मैतेई समुदाय की अपनी एक प्राचीन लिपि भी है जिसे फिर से चलन में लाया गया है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कल्चरल अचीवमेंट है। मेती मायक, ये एक प्राचीन लिपि है जिसका इस्तेमाल बीच में कम हो गया था। बंगाली लिपि ज्यादा चलने लगी थी। लेकिन हाल के दशकों में इसे सफलतापूर्वक रिवाइव किया गया है। अब इसे स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है और मणिपुरी लिखने के लिए बंगाली लिपि के साथ साथ इसका भी प्रयोग बढ़ रहा है। ये अपनी इंडिजिनस लिपि को बचाने और बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इतिहास के झरोखे में झांकते हैं। मणिपुर का अतीत कैसा रहा है? क्या ये हमेशा से भारत का हिस्सा था? देखिए, मणिपुर का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है। प्राचीन काल में इसे कांगलेपाक के नाम से जाना जाता था और ये सदियों तक एक स्वतंत्र सॉवरन राज्य रहा है। कांगलेपाक? हाँ, यहाँ के मैतेई राजाओं ने एक काफी एडवांस्ड पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल व्यवस्था विकसित की थी। यहाँ का लिखित इतिहास है चे थारोल कुम्बाबा, जो माना जाता है कि 33 AD से शुरू होता है। और हिंदू धर्म का प्रभाव यहाँ कब और कैसे बढ़ा? 18वीं शताब्दी में एक राजा हुए पाल्महेबा, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। उनका शासनकाल था 1709 से 1748 तक। उनके समय में वैष्णव हिंदू धर्म का प्रभाव काफी बढ़ा और इसे राजधर्म का दर्जा दिया गया। अच्छा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जो पारंपरिक सनामाही धर्म था उसकी मान्यताएं भी हिंदू रीति रिवाजों के साथ घुल मिलकर चलती रहीं। मणिपुर के अपने पड़ोसी राज्यों और बर्मा यानी म्यांमार के साथ डिप्लोमैटिक और युद्धक संबंध भी रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में मणिपुर की क्या स्थिति थी? क्या वो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना? नहीं, सीधे तौर पे नहीं। 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर हुई, जिसमें अंग्रेज जीते। इसके बाद मणिपुर पर ब्रिटिश नियंत्रण तो आ गया, लेकिन ये सीधे ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं बना। ये एक प्रिंसली स्टेट बना रहा। अच्छा, रियासत। हाँ, रियासत। जहां राजा का शासन तो था लेकिन ब्रिटिश निगरानी में। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में यहाँ इम्फाल और कोहिमा की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। हाँ, बैटल ऑफ इम्फाल। सुना है बहुत भीषण लड़ाई थी। बिल्कुल। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें एलाइड फोर्सेस ने जापानी सेना को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया था। ये युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर का विलय कैसे हुआ? 1947 में भारत की आज़ादी के बाद मणिपुर कुछ समय तक एक स्वतंत्र रियासत बना रहा। उसका अपना संविधान था, अपनी चुनी हुई विधानसभा थी। फिर अक्टूबर 1949 में तत्कालीन महाराजा बोधचंद्र सिंह ने विलय पत्र मर्ज अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और मणिपुर भारत गणराज्य का हिस्सा बन गया। 1949 में? हाँ, शुरुआत में इसे पार्ट सी स्टेट और फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया और अंततः 21 जनवरी 1972 को 1972 हाँ, 1972 को नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इसे त्रिपुरा,
और मेघालय के साथ पूर्ण राज्य मतलब फुल स्टेट का दर्जा मिला। अच्छा, तो ये इतिहास समझना जरूरी था। अब बात करते हैं मणिपुर की जीवंत और रंगीन संस्कृति की। त्योहारों से शुरुआत करें। लगता है यहाँ साल भर उत्सव का माहौल रहता है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मणिपुर को त्योहारों की भूमि कहा जा सकता है। बिल्कुल, हर समुदाय के अपने अनूठे त्योहार हैं जो उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का आईना है। जैसे मैतेई समुदाय के कौन से खास त्योहार हैं? जैसे मैतेई समुदाय का याओशांग, ये फरवरी-मार्च में मनाया जाता है। ये होली जैसा ही है, 5 दिनों तक चलता है। इसमें रंगों के साथ साथ पारंपरिक खेल थाबल चोंगबा होता है। चांदनी रात में लड़के लड़कियां मिलकर नाचते गाते हैं और खेल-कूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। थाबल चोंगबा, अच्छा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन त्योहार है लाई हरोबा। लाई हरोबा, हाँ, इसका मतलब है देवताओं का उत्सव। इसमें सृष्टि की रचना और पूर्वजों की कहानियों को नृत्य और संगीत के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसे मणिपुरी क्लासिकल डांस का प्रिकर्सर भी मानते हैं। लाई हरोबा। हाँ, फिर है चेईराओबा, जो मणिपुरी नववर्ष है, अप्रैल में आता है। और एक बहुत ही प्यारा त्योहार है निंगोल चाककुबा। निंगोल चाककुबा, ये कैसा त्योहार है? ये अक्टूबर-नवंबर में होता है। इसमें भाई अपनी शादीशुदा बहनों और उनके बच्चों को घर बुलाकर दावत देते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं। ये भाई बहन के अटूट रिश्ते का जश्न है। बहुत खूबसूरत ट्रेडिशन है। वाकई बहुत दिलचस्प है। और पहाड़ी जनजातीय समुदायों के त्योहार कैसे होते हैं? पहाड़ी इलाकों में जहाँ ज्यादातर लोग ईसाई हैं, वहाँ क्रिसमस और ईस्टर जाहिर है बहुत धूमधाम और श्रद्धा से मनाए जाते हैं। इसके अलावा अलग-अलग जनजातियों के अपने पारंपरिक फसल उत्सव है। अच्छा, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हाँ, जैसे कुकी चिन मिजो समूह का एक प्रमुख त्योहार है चाप चार कुट या सिर्फ कुट। ये फसल कटाई के बाद या बुआई से पहले मनाया जाता है। इसमें समुदाय के लोग साथ मिलकर नाचते गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। और नागा समुदायों के? नागा समुदायों के भी कई त्योहार हैं, जैसे जेलियांग रोंग नागाओं का गानागी। ये फसल कटाई के बाद मनाए जाने वाला एक बड़ा उत्सव है। और एक महत्वपूर्ण त्योहार है लुई नगाइनी। लुई नगाइनी, हाँ, ये बीज बोने का त्योहार है, मतलब सीड सोइंग फेस्टिवल। और इसे मणिपुर की सभी प्रमुख नागा जनजातियां मिलकर मनाती हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये त्योहार सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये सामुदायिक एकता, सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम भी है। सही कहा। और मणिपुर का जिक्र हो और मणिपुरी नृत्य की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। मणिपुरी नृत्य अपनी कोमलता, अपने ग्रेस और धीमी गति के लिए जाना जाता है। इसमें शरीर की हरकतें बहुत लहरदार, बहुत फ्लूइड और गोल होती हैं। और रासलीला, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, सबसे प्रसिद्ध है रासलीला, जिसमें राधा और कृष्ण की प्रेम कथाओं को दर्शाया जाता है। इसमें नर्तक बहुत खूबसूरत पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसे पोटलोई कहते हैं। एक खास बात यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं का प्रयोग, मतलब हस्त मुद्राओं का, कहानी कहने से ज्यादा सजावटी होता है। और पैरों में घुंघरुओं का प्रयोग भी बहुत कम या हल्का होता है, जो इसे दूसरे क्लासिकल डांसेस से अलग बनाता है। अच्छा, क्या इसके अलावा भी और तरह के नृत्य प्रचलित हैं? हाँ, कई और विधाएं हैं, जैसे पुंगचोलोम। पुंगचोलोम, हाँ, ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही एनर्जेटिक और जोशीला नृत्य है, जिसमें नर्तक पुंग, जो एक तरह का ढोल होता है, उसे बजाते हुए कलाबाजियां भी करते हैं। बहुत डायनामिक होता है। लगता तो है। फिर है थांगता। ये मणिपुर की पारंपरिक मार्शल आर्ट है। थांग का मतलब तलवार और ता का मतलब भाला। ये सिर्फ युद्ध कला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना भी मानी जाती है। इसके अलावा खम्बा थोईबी नृत्य है, जो एक लोक कथा पर आधारित युगल नृत्य है। काफी विविधता है नृत्य में भी। और संस्कृति की बात हो रही है तो उस अनोखे बाजार का जिक्र भी जरूरी है, जो पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। हाँ, आप इमा कैथेल की बात कर रहे हैं। इमा कैथेल। हाँ, इमा का मतलब है माँ और कैथेल का मतलब बाजार, यानी माओं का बाजार। ये इम्फाल शहर के बीचों बीच स्थित है। और ये सच में पूरी तरह महिलाएं ही चलाती हैं? बिल्कुल। माना जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा और शायद दुनिया का भी एकमात्र ऐसा बाजार है जिसे पूरी तरह से महिलाएं ही चलाती हैं।
यहाँ 5,000 से भी ज्यादा महिला विक्रेता हैं जिन्हें इमा या ईबे कहा जाता है। 5,000 से ज्यादा? जी, वे पीढ़ियों से यहाँ कपड़े, सब्जियां, मछली, मसाले, पारंपरिक हस्तशिल्प, पूजा का सामान सब बेचती आ रही हैं। ये बाजार 500 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। ये मणिपुरी समाज में महिलाओं की मजबूत इकोनॉमिक और सोशल पोजीशन का एक जीता जागता प्रतीक है। ये तो सचमुच कमाल की बात है। और एक और बात, आधुनिक पोलो खेल की जड़ें भी तो मणिपुर से जुड़ती हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प तथ्य है। माना जाता है कि जो मॉडर्न पोलो है उसका जन्म मणिपुर के पारंपरिक खेल सगोल कांगजेई से हुआ है। सगोल कांगजेई? हाँ, सगोल मतलब घोड़ा और कांगजेई मतलब गेंद या स्टिक। ये खेल यहाँ सदियों से घोड़े पर बैठकर खेला जाता रहा है। 19वीं सदी में जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने ये खेल देखा, सीखा और इसे इंग्लैंड ले गए और वहां से ये फिर पूरी दुनिया में फैला। अच्छा, तो पोलो मणिपुर की देन है एक तरह से? कह सकते हैं। इम्फाल का मापड़ कांगजेबुंग दुनिया के सबसे पुराने पोलो मैदानों में से एक माना जाता है। वाह, इतिहास और संस्कृति से कितना भरपूर है मणिपुर। अब जरा खानपान की बात करें। सुना है मणिपुरी खाना बहुत सेहतमंद होता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। मणिपुरी भोजन अपनी सादगी, ताजगी और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है। इसमें तेल और मसालों का प्रयोग बहुत कम होता है। अच्छा, फिर स्वाद कैसे आता है? स्वाद आता है ताज़ी सब्जियों से, जड़ी बूटियों से और खास तौर पर मछली से। ज्यादातर चीजें उबली हुई, भाप में पकाई हुई या हल्की भुनी हुई होती है। चावल मुख्य भोजन है जिसके साथ ये सब खाया जाता है। कुछ खास पकवानों के नाम बताएंगे जो ट्राई करने लायक हों? जरूर। एक बहुत ही लोकप्रिय और खास डिश है इरोम्बा। ये रोम्बा? हाँ, ये उबली हुई सब्जियों जैसे आलू, बीन्स, कद्दू वगैरह और नगारी, जो एक प्रकार की फर्मेंटेड यानी खमीरीकृत मछली होती है, इन सब को मिर्च और नमक के साथ मैश करके बनाया जाता है। ये काफी तीखा और चटपटा होता है। सुनने में दिलचस्प लग रहा है। और फिर है चामथोंग या कांगशोई। ये एक तरह का वेजिटेबल स्टू या सूप जैसा है। इसमें मौसमी सब्जियां, अदरक, प्याज और कभी-कभी मछली के टुकड़े डालकर उबाला जाता है। बहुत ही पौष्टिक होता है। ये तो हल्का फुल्का लग रहा है। बिल्कुल। और मोरोक मेतपा तो हर खाने के साथ होती ही है। ये ताज़ी हरी या लाल मिर्च को भूनकर या उबालकर बनाई गई चटनी है। और सिंगजू भी काफी पॉपुलर है। ये एक तरह का सलाद है जिसमें पत्ता गोभी, कमल ककड़ी, बीन्स जैसी कच्ची सब्जियों को बेसन, मिर्च और मसालों के साथ मिलाया जाता है। आपने फर्मेंटेड मछली का जिक्र किया, क्या ऐसी और चीजें भी इस्तेमाल होती हैं? हाँ, फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण मणिपुरी खाने का एक अहम हिस्सा है। नगारी यानी फर्मेंटेड मछली और सोइबम यानी फर्मेंटेड बांस के अंकुर। फर्मेंटेड बांस? हाँ, फर्मेंटेड बैम्बू शूट्स। इनका इस्तेमाल कई व्यंजनों में स्वाद और एक खास महक लाने के लिए किया जाता है। इनके अलावा बहुत सी स्थानीय जड़ी बूटियों का भी खूब प्रयोग होता है। और हाँ, मीठे में चाखाओ खीर बहुत मशहूर है। ये यहाँ के खास काले सुगंधित चावल से बनाई जाती है। चाखाओ खीर, ब्लैक राइस खीर, वाह। बिल्कुल। कुल मिलाकर ये वाकई भारत के सबसे सेहतमंद और अनोखे रीजनल कुजीन्स में से एक है। चलिए, संस्कृति और खानपान की इन खूबसूरत बातों के बाद अब उस गंभीर मुद्दे पर आते हैं जिसने हाल के दिनों में मणिपुर को गहरे जख्म दिए हैं, मेतेई और कुकी समुदायों के बीच का जातीय संघर्ष। इसकी जड़ें कहाँ हैं? अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। जैसा हमने शुरू में भौगोलिक स्थिति पर बात करते हुए जिक्र किया था, वो घाटी और पहाड़ का बंटवारा और उससे जुड़ी जो डेमोग्राफिक्स है, वो इसकी जड़ में एक बड़ा फैक्टर है। मैतेई समुदाय जो आबादी में मेजॉरिटी है, वो मुख्य रूप से राज्य के केवल 10% हिस्से यानी इम्फाल घाटी में रहता है। और ये घाटी राज्य का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। और बाकी 90% पहाड़ी इलाका? हाँ, बाकी 90% पहाड़ी इलाके में नागा और कुकी समुदाय रहते हैं जो जनजातियां हैं। ये इलाका क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, लेकिन इसे कंपैरेटिवली कम डेवलप्ड माना जाता है। और जमीन से जुड़े कानूनों की भी इसमें भूमिका है। ये क्या मामला है, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। मणिपुर में भूमि सुधार और भू राजस्व से जुड़े कुछ कानून हैं। इनके तहत घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग, जो ज्यादातर जनरल कैटेगरी में आते हैं,
वो पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों के रूप में प्रोटेक्टेड है और यहाँ स्पेशल लैंड लॉज लागू होते हैं। दूसरी ओर जो पहाड़ी जनजातियां हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी श्रेणी में आते हैं, उन पर घाटी में जमीन खरीदने पर कानूनी तौर पर ऐसी कोई स्पष्ट रोक नहीं है। हालांकि व्यवहार में ये कितना होता है, इस पर अलग अलग दावे हैं। तो इसे लेकर मैतेई समुदाय में आपत्ति है। बिल्कुल। मैतेई समुदाय में लंबे समय से यह भावना रही है कि उनकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनके रहने और खेती करने के लिए जमीन घाटी तक ही सीमित है, जबकि पहाड़ी इलाकों में जमीन बहुत है। और फिर आता है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी दर्जे का मुद्दा। क्या यही हालिया संघर्ष का मुख्य कारण बना? हाँ, ये मुद्दा हालिया हिंसा के बिल्कुल केंद्र में रहा है। जैसा कि बताया, पहाड़ी जनजातियां जिनमें कुकी और नागा दोनों शामिल हैं, वो पहले से ही शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी सूची में शामिल हैं। इस दर्जे के तहत उन्हें सरकारी नौकरियों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आरक्षण मिलता है, साथ ही कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोटेक्शंस भी मिलते हैं। अब मैती समुदाय, जो आबादी में बहुसंख्यक है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल माना जाता है, राज्य के 60 विधानसभा सीटों में से 40 घाटी क्षेत्र में है और ज्यादातर हिंदू धर्म का पालन करता है, वो भी लंबे समय से खुद के लिए एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। मैती समुदाय ये एसटी दर्जा क्यों चाहता है? उनके तर्क क्या हैं? देखिए, मैती समुदाय के जो समर्थक हैं, उनका तर्क ये है कि 1949 में भारत में विलय से पहले उन्हें भी जनजाति ही माना जाता था। उनका कहना है कि एसटी दर्जा मिलने से उनकी जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उनकी संस्कृति, भाषा और पहचान है, उसकी रक्षा हो सकेगी, खासकर बाहरी लोगों के बढ़ते प्रभाव और डेमोग्राफिक चेंजेस के खतरे को देखते हुए। और वो ये भी महसूस करते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में वे उन संवैधानिक सुरक्षाओं से वंचित हैं जो राज्य के अन्य जनजातीय समुदायों को मिली हुई हैं, और इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन जो समुदाय पहले से एसटी सूची में हैं, खासकर कुकी समुदाय, वो इस मांग का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनके क्या डर हैं? जनजातीय समूहों, विशेष रूप से कुकीज़ो समुदायों का डर ये है कि यदि मैती समुदाय को एसटी दर्जा मिल जाता है तो वे अपनी बड़ी संख्या, बेहतर सामाजिक आर्थिक स्थिति और राजनीतिक दबदबे के कारण नौकरियों, सीटों और दूसरे लाभों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। मतलब उनके अवसर कम हो जाएंगे। हाँ, उनका मानना है कि इससे मौजूदा जनजातीय समुदायों के अधिकार और अवसर कम हो जाएंगे। उन्हें इस बात का भी डर है कि एसटी दर्जा मिलने के बाद मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में भी जमीन खरीदने और बसने के हकदार हो जाएंगे, जिससे उनकी जमीनों, उनके संसाधनों और उनकी जो डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी है, उस पर खतरा और बढ़ जाएगा। तो मतलब संसाधनों और पहचान का ये टकराव बहुत गहरा है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये मूल रूप से पहचान, जमीन पर अधिकार, संसाधनों के बंटवारे और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक गहरा और जटिल टकराव है। और इसी तनावपूर्ण माहौल में मई 2023 में हिंसा भड़क उठी। वो तात्कालिक कारण क्या बना? ट्रिगर पॉइंट क्या था? हाँ, जो इमीडिएट ट्रिगर बना वो था मणिपुर हाई कोर्ट का एक निर्देश। अप्रैल 2023 में कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की जो दशकों पुरानी मांग है, उस पर विचार करें और इस संबंध में केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजे। अच्छा, कोर्ट का निर्देश। हाँ, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश पर सवाल उठाया, लेकिन उस समय इस निर्देश के विरोध में 3 मई 2023 को राज्य के पहाड़ी जिलों में, खासकर चुराचांदपुर में, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी ATSUM के बैनर तले एक आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च? हाँ, दुर्भाग्य से इसी मार्च के दौरान और उसके बाद चुराचांदपुर और घाटी के कुछ इलाकों में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। और फिर ये हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। हाँ, ये हिंसा बहुत तेजी से फैली और इसने एक भयानक जातीय संघर्ष का रूप ले लिया जो कई महीनों तक चलता रहा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी 160 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, हजारों लोग घायल हुए। बहुत दुखद। और 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में शरण लेनी पड़ी। अनगिनत घरों, दुकानों, पूजा स्थलों को जला दिया गया। दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की एक इतनी गहरी खाई पैदा हो गई जिसने समाज को बुरी तरह बांट दिया है। और उसी दौरान वो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने वाली विभत्स घटना का वीडियो सामने आया था। बिल्कुल। उसने तो पूरे देश को झकझोर दिया था। बिल्कुल। वो घटना 4 मई 2023 की थी, लेकिन उसका वीडियो जुलाई में सामने आया।
उस वीडियो ने मणिपुर में चल रही हिंसा की क्रूरता और भयावहता को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। इसने न केवल देश भर में भारी आक्रोश पैदा किया, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि कैसे जातीय संघर्ष में मानवीय संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं और खासतौर पर महिलाओं को हिंसा का निशाना बनाया जाता है। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक। राज्य में AFSPA यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम और ILP यानी इनर लाइन परमिट जैसे मुद्दे भी काफी समय से चर्चा में रहे हैं। इनका स्थिति से क्या संबंध है? हाँ, ये मुद्दे भी मणिपुर की कॉम्प्लेक्स पिक्चर का हिस्सा है। AFSPA जो सिक्योरिटी फोर्सेस को उग्रवाद से निपटने के लिए काफी वाइड पावर्स देता है, वो मणिपुर के कई हिस्सों में दशकों से लागू है, इम्फाल नगरपालिका क्षेत्र के कुछ हिस्सों को छोड़कर। और ये हमेशा विवादों में रहा है? हाँ, मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर यह हमेशा विवादों में रहा है और इसे हटाने की मांग लंबे समय से होती रही है। इरोम शर्मिला का जो 16 साल लंबा अनशन था, वो इसी कानून के खिलाफ था। हाँ, याद है। दूसरी तरफ ILP यानी इनर लाइन परमिट सिस्टम है, जिसे दिसंबर 2019 में मणिपुर में लागू किया गया। ये क्या है? इसके तहत भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों को मणिपुर में एंटर करने और एक निश्चित अवधि तक रहने के लिए परमिट लेना अनिवार्य है। इसका मकसद बताया गया है कि राज्य के मूल निवासियों की पहचान, संस्कृति और सीमित संसाधनों की रक्षा करना है। तो ये दोनों कानून स्टेट की सिक्योरिटी सिचुएशन और बाहरी प्रभाव को लेकर चिंताओं को दर्शाते हैं। बिल्कुल। और हालिया राजनीतिक स्थिति क्या है? क्या शांति बहाली हुई है? देखिए, स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। लगभग 20 महीने तक रुक कर चली जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बाद फरवरी 2025 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। हाँ, फिलहाल केंद्र सरकार सीधे राज्य प्रशासन की देखरेख कर रही है और शांति बहाली के प्रयास जारी हैं, लेकिन दोनों समुदायों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। उसे पाटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों और मुश्किलों के बावजूद मणिपुर ने देश को बहुत कुछ दिया है। खासकर खेल के मैदान में तो ये एक पावर हाउस माना जाता है। बिल्कुल, ये मानना ही पड़ेगा। मणिपुर ने अपनी आबादी के अनुपात में कहीं ज्यादा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी दिए हैं। मैरी कॉम? बिल्कुल, मुक्केबाजी में MC मैरी कॉम का नाम कौन नहीं जानता। 6 बार की विश्व चैंपियन, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता। भारोत्तोलन में साइखोम मीराबाई चानू, ओलंपिक रजत पदक विजेता, विश्व चैंपियन। हाँ। इनसे पहले भी भारोत्तोलन में कुंजरानी देवी जैसी महान खिलाड़ी हुई हैं। डिंको सिंह मुक्केबाजी, हिजाम दीजन सिंह कुश्ती और न जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। और फुटबॉल? फुटबॉल का भी बहुत क्रेज है शायद। अरे, फुटबॉल तो जैसे मणिपुर के लोगों के खून में है। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में हमेशा मणिपुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहता है। ये राज्य भले ही छोटा हो, पर यहाँ खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सही बात है। और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में भी तो बड़े नाम हैं जिन्होंने मणिपुर को पहचान दिलाई है। हाँ, निश्चित रूप से। गुरु बिपिन सिंह का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। रंगमंच की दुनिया में रतन थ्याम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नाम है। उनके निर्देशन में बने नाटक दुनिया भर में सराहे गए हैं। रतन थ्याम, हाँ। लेखिका और राज परिवार की सदस्य MK बिनोदिनी देवी का साहित्य और कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये सूची काफी लंबी है सच में, और मणिपुर की अपनी खास प्राकृतिक धरोहर भी है जो इसे यूनिक बनाती है। हमने संगाई हिरण का जिक्र किया था, जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। हाँ हाँ। ये दुनिया में सिर्फ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में ही पाया जाता है और मणिपुर का राज्य पशु है। इसी तरह शिरुई लिली का फूल है। शिरुई लिली खिलता है। ये मणिपुर का राज्य पुष्प है। ये दोनों ही बहुत रेयर और बेहद खूबसूरत हैं, जो मणिपुर की नाजुक इकोलॉजी का प्रतीक हैं। तो कुल मिलाकर मणिपुर एक ऐसी भूमि है जहां एक ओर अपार प्राकृतिक सुंदरता और गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, तो दूसरी ओर समाज में गहरे विभाजन और गंभीर चुनौतियां भी मौजूद हैं। So what does this all mean? इसका मतलब ये है कि मणिपुर की कहानी मल्टी लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है। इसे सिर्फ 2 समुदायों के बीच जातीय संघर्ष तक सीमित रखना एक ओवर सिंप्लिफिकेशन होगा। ये कहानी है पहचान की लड़ाई की, जमीन और संसाधनों पर अधिकार की, इतिहास की अलग अलग इंटरप्रिटेशंस की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई की, और भविष्य को लेकर अलग अलग समुदायों की जो एस्पिरेशंस हैं
और जो डर है उनके टकराव की कहानी है। यहाँ हर पक्ष के अपने डर हैं, अपनी शिकायतें हैं और अपना नजरिया है, जिन्हें समझना जरूरी है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल भी है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सवाल ये उठता है कि कैसे ये रत्नों की भूमि अपने इन गहरे अंदरूनी मतभेदों को पाट सकती है। कैसे यहाँ के लोग अपनी अनूठी और विविध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए आपसी विश्वास बहाल करके स्थायी शांति और साझा समृद्धि की राह पर एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर न सिर्फ मणिपुर के लोगों को बल्कि पूरे देश को गंभीरता से सोचने और सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा मणिपुर पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।